आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट जी, जिनका नाम मेरे ख्याल से अब तो पूरा आगरा शहर जान ही चुका है। सक्षम गोयल, जिन्होंने 27 रैंक प्राप्त की है यूपीएससी एग्ज़ाम 2021 में। सबसे पहले तो सक्षम, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो कैसा फील कर रहे हैं इस समय आप? अभी इतने सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी तक रियलाइज़ करने में टाइम लग रहा है कि अभी रैंक आई है। अच्छा, जब आपका रिज़ल्ट आया था तो सबसे पहले किसने, आपने देखा या आपकी फैमिली में किसी ने आपका रिज़ल्ट देखा था? मेरी टीचर, मैं उसी टाइम जागा था जी। तो उनका मैसेज आया था कि रिज़ल्ट आने वाला है, जिसके 5 मिनट बाद उनका मैसेज आया था मेरे पास 27। ओह, तो उस वक्त क्या फीलिंग आ रही थी आपके मन में, और आपने सबसे पहले अपने रिजल्ट के बारे में किसको बताया? सबसे पहले तो मैंने जाके वेबसाइट पे चेक करा था। अच्छा। उसके बाद अपने पेरेंट्स के पास जाके मैंने बोला था कि नौकरी लग गई है। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने रैंक पूछी थी, तब फिर पूरी फैमिली को 27 बताया। अच्छा, तो घर में सबका रिएक्शन उस टाइम पे कैसा था? सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत खुश थे। खुशी की बात भी है भाई, 27 रैंक का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं आपकी स्कूलिंग की बात करूँ तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? 10th स्टैंडर्ड मैंने सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज से करा। जिसके बाद 11th-12th मैंने DPS वसंत कुंज दिल्ली में ह्यूमैनिटीज़ से करा। जिसके बाद फिर ग्रेजुएशन मैंने सेंट स्टीवेंस कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में BA प्रोग्राम करा। तो आप हमेशा से क्लास में अव्वल आते थे, मतलब हमेशा ही आपकी पोजीशन जो रहती थी हमेशा फर्स्ट वाली रहती थी? आप शुरुआत से पढ़ाई में बहुत अच्छे थे? नंबर 1 तो नहीं आता था हमेशा, लेकिन पढ़ाई में जो कन्वेंशनल तरीका है उसमें तो अच्छे आते थे मार्क्स। ओके, वेरी गुड। अगर हम बात करें यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो क्या आपका शुरुआत से जब आप स्कूल में थे तब से आपका क्या सपना था? आपने यही सोचा था कि आपको यूपीएससी ही करना है? नहीं, इतना नहीं सोचा था। ये मेरे 2 ऑप्शंस में से एक था। एक ऑप्शन सिविल सर्विसेज का था, दूसरा मैं इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर जो था वो बनना चाहता था। और इन्हीं 2 के बीच में जद्दोजहद चलती रहती थी। अच्छा, तो जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसको पढ़ने में आपको थोड़ी सी मुश्किलें आई हों? हाँ, मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। अच्छा। जिसके अंदर जो एंशिएंट हिस्ट्री होती है, मिडीवल हिस्ट्री होती है और आर्ट एंड कल्चर होता है। ये 3 मुझे बहुत मुश्किल लगते थे, लेकिन क्योंकि इनसे सवाल ही इतने कम आते थे तो मैंने इन्हें सिरे से ही छोड़ दिया था। अच्छा जी। इसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स की आपने प्रिपरेशन सारी बहुत अच्छे से कर रखी थी? हाँ, इसी वजह से बाकी सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दे पाया। ओके, वेरी गुड। अगर बात करें स्टडीज़ की, तो आप दिन भर में कितना टाइम आप अपनी स्टडीज़ को देते थे? ये शुरुआत में तो 4-5 घंटे से शुरू करा था, जिसके बाद धीरे धीरे उसे 6-7 घंटे तक ले गया था। एग्ज़ाम के महीने में फिर वो 7-8 घंटे हो जाता था। रात को मैं 10 बजे शुरू करता था पढ़ाई, जब घर में सब सो जाते थे, और उसके बाद सुबह 3-4 बजे तक पढ़ता था, बाद में 5 बजे तक हो गया था, जिसके बाद फिर मैं घर वालों की चाय बनाता था और सो जाता था। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफ होता है और उसके लिए पढ़ाई करना, ये कहते हैं कि हमें कम से कम 12-12 घंटे या 14-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ती, तब जाके सफलता मिल पाती है इस एग्ज़ाम को। तो क्या पढ़ाई के साथ साथ आप अपनी सोशल लाइफ से कनेक्टेड थे या थोड़ा सा वहाँ से डिसकनेक्टेड थे? मेरा पूरा सोशल लाइफ जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चला, क्योंकि मेरे पास दिन भर होता था। दिन में मैं पढ़ता नहीं था, तो दिन में अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना, सोशल मीडिया पे रहना, दिन में वो सारा काम करता था, रात में पढ़ता था। मतलब आप सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते थे? हाँ, हमेशा। ओके, वेरी गुड। क्योंकि कई लोगों से जो मैंने पहले मतलब जब भी हम किसी से बात करते हैं जो इस तरीके के एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम लोग बंद कमरे में रह के सिर्फ अपने आप को सिर्फ पढ़ाई में ही टाइम देते थे, बाकी चीज़ों से डिसकनेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन उससे मुझे लगता है हर एक का अपना तरीका होता है। मुझे लगता था कि अगर इतना ज़्यादा पढ़ूंगा तो फिर मेरी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। अगर जितने भी घंटे मैं पढूं उन्हें क्वालिटी टाइम स्पेंड करूं। एक टॉपर और थी, उन्होंने कहा था इट्स अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। ये लंबी दौड़ है, अगर 1-2 साल तक पढ़ना है तो 12 घंटे तो पढ़ना मुश्किल है। मुझसे तो एक बार भी नहीं पढ़ा गया कभी। बिल्कुल, हाँ, मतलब कह सकते हैं कि हम जितना भी पढ़ रहे हैं उतना अच्छे से पढ़ाई करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आपने सेल्फ स्टडी करी है या फिर किसी कोचिंग का सहारा लिया तैयारी के लिए? मैंने एक कोचिंग अपने सेकेंड ईयर में ली थी, लेकिन उसके कुछ क्लासेस जाने के बाद मुझे समझ में आया कि उसका मुझे कोई इस्तेमाल लगा नहीं, तो फिर मैंने उसमें गया नहीं। लेकिन फिर जब लॉकडाउन लगा तब ऑनलाइन कुछ कोर्सेज थे 15-20 दिन वाले, वो मैंने लिए थे। बाकी मेरी सारी सेल्फ स्टडी रही। जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं
आप तो लकी थे कि इस बार आपका सिलेक्शन हो गया, लेकिन आपके साथ में और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा और वो फिर से एग्ज़ाम देंगे। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उनके पेरेंट्स को मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा अनसर्टेन एग्जामिनेशन है। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन फिर भी इसमें अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है, कुछ दिन पहले तक मुझे भी नहीं पता था कि कोई भी नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो जैसे मेरे पेरेंट्स रहे, उन्होंने मुझ पे कभी प्रेशर नहीं डाला, अपने बच्चों पे कभी प्रेशर ना डालें। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अगेन इतनी अनसर्टेनिटी है, तो फिर आप इसको, अगर आपका नहीं हुआ है, इसे अपना फेलियर ना समझें, इसको अपने लक में कमी मानें और फिर से मेहनत करें, अपनी होप ना छोड़ें। जी, जो बच्चे अभी 10th या 12th कर रहे हैं और जिनके दिमाग में ये है कि हमें यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि हर एग्ज़ाम के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आपके हिसाब से उन बच्चों में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से वो आगे इस एग्ज़ाम की तैयारी करें? मेरे हिसाब से एक तो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, और लीडरशिप का मतलब ये नहीं है आप केवल क्लास मॉनिटर बन जाएं। मैं कभी क्लास मॉनिटर नहीं रहा। लीडरशिप का मतलब होता है कि अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप उसे समझें और उसके साथ एम्पैथी रखें। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि 10वीं 12वीं के बच्चों को अभी से यूपीएससी की पढ़ाई तो शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसकी जगह पर किताबें जो ब्यूरोक्रेट्स ने लिखी हों, जर्नलिस्ट्स ने लिखी हों, इकोनॉमिस्ट ने लिखी हों, या फिर जिसमें भी उनकी रुचि हो, उसको वो पढ़ें, वो इस जॉब को समझें, क्या वो एक्चुअल में इस जॉब को चाहते हैं। क्योंकि समाज में एक कलेक्टर की इमेज है, उससे बाहर निकल के असली जॉब समझें, क्योंकि डीएम से तो ये नौकरी ऑलमोस्ट शुरू ही होती है। एक बार इस जॉब को आप समझ जाएंगे और अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप अपने आप उसकी तैयारी में मन लगा पाएंगे। जी बिल्कुल। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? यूपीएससी तो एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया, अब जॉब में आने के बाद क्या आगे फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं आप? वैसे तो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा निटी-ग्रिटीज़, पर जो मेरा सब्जेक्ट रहा है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, वो मैं जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें इम्प्लीमेंट करना, एक्सप्लोर करना चाहूँगा, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में और सोशल वर्क के मामले में। ओके, वेरी गुड। जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम आपकी फैमिली का सपोर्ट आपके साथ कैसा था? मेरी फैमिली का मुझ पे बहुत सपोर्ट था। उन्होंने मुझे कभी प्रेशर में नहीं डाला कि तुम्हें यूपीएससी ही करना है। मेरे बीच में एकेडेमिया में जाने का मन हुआ, प्रोफेसर बनने का मन हुआ, तो उसमें भी मेरा पूरा साथ दिया। कभी भी मैंने अपनी स्ट्रैटेजी उनके साथ डिस्कस नहीं की और ना ही उन्होंने मुझसे कभी पूछा। यूपीएससी की पढ़ाई हमारे घर में बिल्कुल भी नहीं होती थी और बाकी सब होता था। और जब भी मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता था, थक जाता था, तो फिर घर में लूडो खेलता था। हर रोज़ कम से कम 5-6 गेम खेलते थे हम। ओके, वेरी गुड। अगर हम बात करें कि पढ़ाई के साथ साथ हमें और किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। पढ़ाई के साथ साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपका सोशल सर्कल ही नहीं रहेगा तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी। पर्सनैलिटी टेस्ट के मामले में भी, जो इंटरव्यू होता है उसके मामले में भी इम्पॉर्टेंट है, पर यूपीएससी दुनिया का अंत नहीं है। आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, इन सब के साथ जुड़े रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सक्षम। लास्ट में मैं एक मैसेज चाहूँगी आपसे। बस यही कहूँगा कि आप लोग जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं जो सोच रहे हैं इसको देने का, इस एग्ज़ाम से पहले इस नौकरी को समझिए, इसके बारे में किताबें पढ़िए कि ये नौकरी क्या है। एक बार आप इससे संतुष्ट हो जाएंगे कि आपको ये नौकरी पसंद है, तो फिर आप इसमें पूरा जी जान से पढ़ पाएंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कि वो कैसा फील कर रही हैं इस समय? फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस नहीं की जा सकती, वर्ड्स में तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि एक इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। तो बहुत खुश हैं, घर में सभी लोग बहुत खुश हैं, खुश हम भी हैं, लेकिन उस खुशी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जी, जब सक्षम तैयारी कर रहे थे तो आपके मन में क्या रहता था कि सक्षम कर लेंगे, या कहीं कुछ ऐसा दिमाग में आता था कि पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्या इसका फ्यूचर रहेगा? क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा ये चिंता हमेशा अपने बच्चों के लिए लगी ही रहती है। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे मालूम था कि बच्चे कहीं ना कहीं अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं किस्मत में, और ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी ही क्रैक करे। कोई डॉक्टर्स बनते हैं, कहीं इंजीनियर्स बनते हैं, कोई सीए बनते हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस हैं। इसको बचपन से टीचिंग का बहुत शौक़ था, अगर वो टीचर भी होता तो मेरे लिए इक्वली गुड होता। वेरी गुड।
आपको भरोसा था सक्षम पे, उस भरोसे को कायम रखा सक्षम ने। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जिन्हें पता होता है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरी तरीके से उन पर भरोसा नहीं दिखा पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उनका बचपन मत छीनिए। बचपन से लेकर उनकी जवानी तक उनको हर स्टेज को एंजॉय करने दीजिए। बचपन में अगर वो खेल रहे हैं तो उनको खेलने दीजिए। बचपन से एक जो आजकल एक ट्रेंड है, प्रेशर रहता है बच्चों पे कि ये क्लास ज्वाइन करो, वो कोर्स ज्वाइन करो, इतना प्रेशर मत डालिए। जितना आप प्रेशराइज करेंगे उतना पर्सनैलिटी उसकी सप्रेस होती चली जाएगी। मैंने कभी नहीं कहा कि आप कोई समर कोर्स करो या कुछ भी करो, ऐसा करो। उनका जो मन कर रहा है, छुट्टियाँ खाली बीत रही है, बीत जाने दीजिए। वो सो रहा है तो उसको सोने दीजिए। पर्सनैलिटी इन चीज़ों से नहीं बनती, उसका अपना एक अंदर कुछ होता है जो खुद निकल के आता है। जी, अब जैसे सक्षम तो आ ही गए हैं जॉब में, उनकी तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ी गई हैं समाज के लिए, हमारे देश प्रदेश के लिए। उसकी जिम्मेदारी के साथ आपकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, इसके लिए क्या कहेंगी? बिल्कुल बढ़ जाती है। ये चीज़ मैंने शुरू से अपने बच्चों के अंदर डाली है कि जो भी काम करो पूरी लगन से करो, दिल से करो, ईमानदारी से करो। अब क्योंकि आप सिविल सर्विस में हो तो आपके देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए या जिस भी जगह आप जाते हैं वहाँ के लिए आपको कुछ प्रोडक्टिव देना है। जो भी दो आप बहुत ईमानदारी से दो और एक ईमानदार अफसर बनो। थैंक यू मैम। लास्ट में एक मैसेज और आपसे चाहूँगी आगरा की जनता के लिए। मैं आगरा की जनता क्या, पेरेंट्स के लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से मैंने बच्चे को अपने कभी प्रेशराइज़ नहीं किया पढ़ने के लिए, आप लोग भी मत करिएगा। क्योंकि पढ़ते सभी बच्चे हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई एकेडमिक्स ऐसी चीज़ नहीं है कि जो बिना स्कूल जाए हो जाएगी। पढ़ाइए, सब तरह से पढ़ाइए, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी को समझिए, उस बच्चे की क्वालिटी को समझिए। कोई स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो ज़रूरी नहीं है वो पढ़ाई में अच्छा हो, जो पढ़ाई में अच्छा हो वो स्पोर्ट्स में ज़रूरी नहीं है अच्छा हो। तो उसकी पहले पर्सनैलिटी को समझिए, उसके साथ समय बिताइए। जितना आप ज़्यादा समय अपने बच्चों के साथ बिताएंगे उतना ज़्यादा आप उसे समझ पाएंगे, उसके करियर में वो चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अब मेरे साथ हैं अमित गोयल जी, सक्षम गोयल के फादर। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सक्षम के सिलेक्शन पे। थैंक यू वेरी मच। जी सर, आपका रोल सक्षम की लाइफ में कैसा था? क्योंकि कहते हैं कि फादर हमेशा अपने बच्चों के साथ में थोड़ा सा हार्ड रहते हैं, मदर्स बच्चों के बहुत क्लोज रहती हैं, बहुत पोलाइट रहती हैं, तो आपका रोल कैसा था सक्षम की लाइफ में? देखिए मेरे 2 बेटे हैं जी। और पहला वाला बेटा भी गवर्नमेंट सर्विस में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में भुवनेश्वर में पोस्टेड था, उसको मैंने रिज़ाइन करा के बुला लिया है। और मैं दूसरा बेटा ये है, और दोनों के प्रति मैंने सिर्फ एक स्ट्रेटजी बनाई थी, मुझे हार्ड बनने की कभी कोशिश भी नहीं करी। और शुरू से ही मैंने इनसे कहा कि जो तुम्हारा पैशन है वो करो, और जहाँ पे इनको ज़रूरत थी ये पूछते थे मुझसे तो मैं वहाँ उन्हें गाइड कर देता था। तो कभी मुझे हार्ड एटीट्यूड रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत अच्छी बात है, आपके जैसे सारे फादर्स हो जाएं तो शायद बच्चों के लिए उनकी मुश्किलें काफ़ी आसान हो जाएं। उन पेरेंट्स के लिए आप क्या कहेंगे जो अपने बच्चों के लिए, मतलब जो और फादर्स हैं जो कई बार अपने बच्चों से बहुत हार्ड रहते हैं, कई बार बच्चे अपने मन की बात या उनका अपना करियर क्या है, वो कहाँ किस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, वो अपनी मन की बात नहीं कह पाते? देखिए मैं सक्षम के उदाहरण से अपनी बात कह सकता हूँ। ये 10th तक सेंट कॉनरेड में थे, इनके 96-97% मार्क्स आए। पूरी फैमिली ने कहा कि जो हमारा ट्रेंड है इंजीनियरिंग कराने का वो कराएं। ये भी काफ़ी कंफ्यूज थे, सबका प्रेशर था। ये मेरे पास आए कि पापा आपकी क्या राय है, तो मैंने कहा भी हम 10-15 मिनट बाद बताते हैं। फिर मैंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप ह्यूमैनिटीज़ लो, और ये DPS वसंत कुंज में गए और वहाँ पे इन्होंने ह्यूमैनिटीज़ ली। उसके बाद 2 साल वहाँ पढ़े, अच्छे नंबर आए इनके। फिर सेंट स्टीफेंस में गए, वहाँ पे BA प्रोग्राम लेना है या ऑनर्स लेना है, इस पे चर्चा हुई। तो मैं समझता हूँ कि फादर का रोल, हमारे फैमिली में सब गवर्नमेंट सर्विसेज में है, सबको एक्सपोजर है, तो फादर का रोल होता है एक स्ट्रेटजी बना के अपना प्रपोज़ल दे देना। अगर वो प्रपोज़ल बच्चे के पैशन के साथ कमेंसुरेट है तो वो बच्चा डेफिनेटली एक्सेल करेगा। तो मैं पेरेंट्स से यही कहूँगा कि बच्चे के साथ हमेशा रहिए और उससे दूर भी रहिए। दोनों चीज़ों का एमलगमेशन होना चाहिए, तभी बच्चा प्रोग्रेस कर पाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को किस तरीके से अपनी तैयारी करनी चाहिए? देखिए हर बच्चे को अपने पोटेंशियल का आकलन होता है, उसे मालूम होता है कि वो किस क्षेत्र में है। किसी दबाव में, किसी फ्रेंड्स के दबाव में, पेरेंट्स के दबाव में, ये अच्छा है, देखो इसमें लाल बत्ती मिलती है, इसमें ये मिलता है, ये सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसे अपना पोटेंशियल,
आप शार्क टैंक्स देखते होंगे, लोग 10-10 साल में कहाँ से कहाँ बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए। स्पोर्ट्स में है, ड्रामेटिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इससे जर्नलिस्ट की फील्ड बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले बच्चे को अपना पोटेंशियल का आकलन करना चाहिए और उसके बाद एक स्ट्रेटजी बनाए और उसको पेरेंट्स को कन्विंस करे और उस पर आगे बढ़ जाए। सफलता 100% मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब लास्ट में एक मैसेज चाहूँगी आपसे। बहुत अच्छी सर्विसेज हैं यूपीएससी। जरा भी बच्चे के अंदर पोटेंशियल है तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है। साथ साथ ये भी कहूँगा, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन अगर जरा भी गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना है तो यूपीएससी की तैयारी मन लगा के करें। आगरा से बहुत लोग मुझे मेंस के एग्जामिनेशन में मिले, वो एक अलग बात है, कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन आगरा के बच्चों में बहुत अच्छी प्रतिभा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।